नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज पुनः बिजली की धोखेबाजी ने मुझे छत पर पहुंचाया है, क्योंकि नीचे से नेटवर्क में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने कहा कि खुली हवा में आपसे बात करते हैं। मित्रों, आज का मुद्दा तो आप सबको पता ही है, लेकिन उसके पहले आज जो एक बड़ा ज़रूरी मुद्दा था वो हमारे भारतीय समाचार चैनलों को, हम समझें या ना समझें, चीन और नेपाल खूब बढ़िया से समझते हैं कि इसको कैसे घुमाया जा सकता है, किसे बताया जा सकता है। चीन के प्रधानमंत्री ने हमारे समाचार चैनलों के कमजोरियों को भांपा और एक छोटा सा संगूफा छोड़ दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नेपाल के हैं, अयोध्या वाले नकली हैं। उनको पता है कि नहीं है। उन्हें एक छोटे से कार्यक्रम में बोला। उस समय से लेकर के हमारी मीडिया ने ना उसको इतना प्रचारित कर दिया कि देश दुनिया से ये मांग होने लगी कि एक बार जांच लेने की क्या जरूरत है, क्यों न जरूरत है, एक बार शोध में क्या दिक्कत है, मतलब इस पर चर्चा क्यों न जरूरत है। हम लोकतांत्रिक मूल्य के लोग हैं और किसी भी बात को सीधे खारिज नहीं कर सकते, उस पर चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे। तो हमारे समाचार चैनलों की बेवकूफ़ी, मैं तो कहूँगा कि वो ट्रैप में फंस गए नेपाल के प्रधानमंत्री के। नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक दाना डाला और ये सारे के सारे चूजे उसमें आकर के फंस गए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री एक जगह बोला, समझदारी तो इसमें थी कि उस पर चर्चा ही नहीं करते, भूल जाते, कोई चर्चा नहीं होता तो नेपाल की मीडिया कोई नहीं देखता। दुनिया में कहीं उस मीडिया की कोई मांग नहीं है, ये इतना नहीं जोर शोर से उछलता जितना है। अब भारत के कुछ राजनीतिक दल भी इस पर मजे लेने लगे हैं। खैर, मीडिया के मिस्टेक को हम छोड़ते हैं। अब आते हैं जो आज का असली मुद्दा है। असली मुद्दा से पहले, बिहार में कोरोना के महामारी की वजह से वापस एक लॉकडाउन का फेज अनाउंस कर दिया है मुख्यमंत्री ने। मुझे लग रहा है कि भारत के और भी राज्यों को जितनी जल्दी हो सके इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी अपनी प्रिकॉशंस के लिए लॉकडाउन हो, जो हो। मैं चिकित्सीय व्यवसाय का आदमी नहीं हूँ, ना ही मुझे इसका कोई ज्ञान है कि मैं इस पर आपको कोई राय दे सकूँ। लेकिन हाँ, कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी बीमारी है और इस पर ज़रूर कोई ना कोई कॉन्क्रीट डिसीजन होनी चाहिए हमारे चिकित्सीय क्षेत्र के जानने वाले लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, मतलब जो इसमें अपना योगदान दे सके। बिहार सरकार ने इनिशिएटिव लिया है कि वो एक बार वापस लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 10 तारीख से 13 तारीख तक के लिए रात्रिकालीन लॉकडाउन का अनाउंस किया था। अब वो भी ज़रूर कुछ सोचेंगे, मुझे लग रहा है कि उनको सोचना चाहिए। अब आते हैं जो आज का सबसे बड़ा समाचार है। चैनलों पर तो और कोई समाचार ही नहीं है सचिन पायलट के अलावा। सचिन पायलट वाले इशू में ये है कि क्या अशोक गहलोत जीते या कांग्रेस हार गई। फौरी तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत नंबर की गेम में आगे होते हुए प्रतीत हो रहे हैं, चाहे उनके पास बहुमत बहुत ज़्यादा हो ना हो, लेकिन विधायकों की एक बहुत बड़ा नंबर्स उनके पास है और उसमें बहुत टूट फूट के गुंजाइश इसलिए नहीं दिख रहा है कि राजस्थान कांग्रेस ने एक अच्छा निर्णय लिया है राजनीतिक दृष्टि से कि सचिन पायलट को पार्टी से बाहर निकालना, उप मुख्यमंत्री पद से बाहर निकालना, उनके अध्यक्ष पद से उनको बाहर कर देना, 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर देना। ये सब हथकंडे अपनाए गए कि बाकी लोग डरे कि अगर आप भी कुछ बोलेंगे तो आपको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब मंत्री पद किसको बुरा लगता है? कौन नहीं चाहेगा कि भाई मंत्री बने रहें? तो उस मंत्री की धौंस और बर्खास्तगी के डर से लोगों को चुप कराया गया है। तो फौरी तौर पर तो अशोक गहलोत जीतते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस हमेशा के लिए हार जाएगी, ऐसा मुझे लगा। मैं आशंका के पहले मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। याद करिए जगन मोहन रेड्डी, राजशेखर रेड्डी के बेटा। राजशेखर रेड्डी का असामयिक देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, वो सब आपको पता है। राजशेखर रेड्डी के देहांत के बाद जगन मोहन रेड्डी आए। चूँकि वो कांग्रेसी थे, उनके पिताजी कांग्रेस के थे, दक्षिण में कांग्रेस का बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने कांग्रेस में बने रहने की अपील की और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। उनका कोई ज़्यादा मांग नहीं था, उनके पिता की सीट थी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के सीट पर इंदिरा जी आ सकती हैं, इंदिरा जी की सीट पर राजू जी आ सकते हैं, राजू जी की सीट पर सोनिया जी आ सकते हैं, सोनिया जी की सीट पर राहुल जी आ सकते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी अपने पिता राजशेखर रेड्डी की सीट पर क्यों नहीं आ सकते? भाई वो बाप नहीं है, वो वैजिक उनके पिता नहीं, आप ही के पिता हैं, तो उनका मांग तो बड़ा बढ़िया था। लेकिन चूंकि वो राहुल गांधी की उम्र के समकक्ष थे और दक्षिण भारत में राजशेखर रेड्डी का एक बहुत बड़ा जनाधार था, उनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, जनाधार भी है, और साउथ में सिनेमा के कलाकार हुए, राजनीतिक कलाकार, उनको भगवान की तरह से पूजा जाता है, इनकी मंदिरें बनाई जाती है।
उस वजह से कांग्रेस के सलाहकारों ने बताया कि भाई ये एक ब्लंडर मिस्टेक होगा और इस तरह की सोच बिल्कुल ना की जाए, इस तरह का सोच घातक साबित हो सकता है। वही हुआ, राष्ट्रीय सिक्योरिटी को चलता कर दिया गया। वो बहुत कोशिश किया, हर आदमी में मिलना चाहा और पार्टियों में भी जाना चाहा। अंत में उसने ये निर्णय लिया कि भाई अकेला चलो। वो अपने आंध्र प्रदेश की जनता के समक्ष गया। आज आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े छत्रप को हरा करके और वहाँ एक से एक राजनीतिक महाहस्तियों को चुनावी मैदान में शिकस्त दे करके अपने बलबूते पर वहाँ मुख्यमंत्री है और ठीक काम कर रहा है। आगे क्या करेगा ये अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को प्रूव कर दिया। जो उसने कांग्रेस से कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये लोग नहीं बनाए, वो अपने बूते पर मुख्यमंत्री बन गया। सचिन पायलट के तरफ भी उसी तरह के स्कोप दिख रहे हैं। आप भी सचिन पायलट को अगला जगन मोहन रेड्डी बनाने के मार्ग के तरफ खुद ही धकेल दिए हैं। इससे क्या होगा कि अशोक गहलोत जो चाहते थे, आज के तारीख में सबसे ज़्यादा खुशी अगर कोई मना रहा होगा तो वो अशोक गहलोत मना रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की इच्छा थी कि एक राजनीतिक कांटा मेरे गले में हमेशा अटका हुआ है, इसको जितना जल्दी हो सके इसे निजात पाई जाए, और वो निजात पा गए। कांग्रेस में अब अशोक गहलोत का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा राजस्थान कांग्रेस में। अब वो जब तक चाहेंगे तब तक राज करेंगे। लेकिन सचिन पायलट के रूप में एक गैर कांग्रेसी का उदय राजस्थान में हुआ है। जिस तरह से भाजपा के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के बाद भाजपा आती थी, राजस्थान का इतिहास ऐसा है, उस तरह से अब भाजपा के बाद सचिन और सचिन के बाद भाजपा आएगी। कांग्रेस वहाँ उसी तरह से खत्म हो जाएगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, बिहार में खत्म हो गई, दक्षिण भारत में खत्म हो गई। वही सीन मुझे होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के लोगों को ये गुमान क्यों लगा रहता है कि अगर कोई आदमी राहुल गांधी की उम्र के बराबर का अगर होगा, अगर वो कोई आगे अपने बलबूते पर आ जाएगा तो वो कांग्रेस के लिए नुकसान करेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। खैर, ये उनका अपना आंतरिक मामला है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, दुनिया है जानते हैं। लेकिन अब चर्चा करें सचिन पायलट के पास ऑप्शंस की, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी खेल शुरू हुई है। खेल शुरू हुआ है कि सचिन पायलट अभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, निलंबित किया गया है। निष्कासित और निलंबन में अंतर है। अगर कांग्रेस पार्टी उनको निष्कासित कर देती तो उनका विधानसभा की सदस्यता बच जाता, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधि अधिनियम नहीं लगता, और वो जो मर्जी चाहे खुला हो जाते, एकदम बंधन मुक्त हो जाते, जो मर्जी वो करते। लेकिन अभी वो पार्टी से निलंबित है, मतलब पार्टी का व्हिप उन पर लागू है। विधानसभा में बहुमत के लिए पार्टी व्हिप जारी करेगी एक लाइन की कि आपको अशोक गहलोत के पक्ष में मतदान करना है। अगर सचिन पायलट मतदान कर देते हैं तो ये फिर सारे लड़ाई का कोई मतलब नहीं होता, और अगर मतदान नहीं करेंगे तो दल बदल अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता चली जाएगी, क्योंकि 1/3 विधायक को जुटा नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने इसीलिए उनको निष्कासित ना करके निलंबित किया है। यही खेल वो उन लोगों के साथ भी करेंगे जो 2 विधायकों के साथ कर रहे हैं। अगर अशोक गहलोत को लगेगा कि कोई नंबर अंदर से 1/3 की तरफ जा रहा है तो शायद वो कोई दूसरा ऑप्शन लगा। लेकिन फिलहाल जो परेड में लगा, जो उनके सामने विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके कहा, उससे ऐसा अशोक गहलोत को भान नहीं होगा कि 1/3 वाली मेजोरिटी उस तरफ जा रही है। अब सचिन पायलट के पास पहला ऑप्शन तो ये है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि सचिन एक घुटे हुए राजनीतिक आदमी है, घुटी में राजनीति मिला है, वो राजेश पायलट के बेटे हैं, उनको कांग्रेस की चालचलित और चेहरे की भी जानकारी है। 20-30 साल से वो स्वयं इस चीज़ के पार्ट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अशोक गहलोत के पास विधायकों की भीड़ है, उसमें से ज़रूर कुछ न कुछ विधायक सचिन पायलट के स्पाई हैं, उनके अपने हैं, जो फ्लोर के टेस्ट के समय में स्प्लिट कर सकते हैं। सचिन पायलट के पास ऑप्शन ये है कि फ्लोर टेस्ट में वो अशोक गहलोत को हरा दें, तो अशोक गहलोत की कुर्सी चली जाएगी। जब उनकी कुर्सी चली जाएगी तो अधिनियम वाली बातें खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर कुर्सी जाएगी तो उनका दूसरा अध्यक्ष आएगा, दूसरा अध्यक्ष सामने हाजिर होकर कहेंगे कि हमको एक अलग सीट दे दिया जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ। तो इस स्थिति में शायद उनकी कुर्सी बच जाए। उनके पास दूसरा विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सदस्य संख्या 75 है, उनको 30 विधायकों की जरूरत है बहुमत के लिए। 30 विधायक तोड़ के लाए और इधर से सरकार बना ले और अपने मनमाफिक बार्गेन करे भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन मुझे ये वाला बार्गेनिंग में ना सचिन पायलट के राजनीतिक भविष्य को अंधकार में लगा, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से मध्य प्रदेश में आए और अपना जो उनका
कमलनाथ के समय स्थिति था वही आज शिवराज के समय स्थिति है। वो अलग बात है कि केंद्र में उनको राज्यसभा में भेज दिया गया है और शायद मंत्रिमंडल का लालच दिया गया होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अभी भविष्य के गोद में, उस विषय पर अभी नहीं कह सकते, जो मिल गया उसी पर बात करते हैं। तो सचिन पायलट के पास अभी उम्र है और वो अगर इसी में थे तो उप मुख्यमंत्री तो अपने पार्टी में थे, पार्टी के अध्यक्ष भी थे, वर्चस्व भी था, धास मतलब धमक भी थी, भाजपा में वो बात रहेगी नहीं। वो दूसरा विकल्प क्या करेंगे? इस बीच आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ बड़े भाई का मार्गदर्शन पढ़ें। पहले तो ओंकारनाथ जी आपको सादर प्रणाम बोल रहे हैं। ओंकारनाथ सिंह जी ने लिखा है कि भाई साहब नमस्कार, अपने देश के नासमझ मीडिया चीन के पालतू एक तुच्छ नेता ओली के कथन को कुछ ज़्यादा ही प्रचार करके बहुत बड़ी भूल करे। मैंने अपनी शुरुआत में यही कहा था ओंकार भाई कि हमारे भारत के मीडिया को कोई और समझे ना समझे, चीन पाकिस्तान ये उन्होंने बहुत बढ़िया से अध्ययन किया हुआ है। इसका उदाहरण आपको बता दूं, जिस वक्त हमारा वो एयरफोर्स का पायलट पकड़ा था पाकिस्तान ने, वो प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसने सवेरे बोला कि हम 8 बजे रिलीज करेंगे वाघा बॉर्डर पर। 8 बजे से पूरी मीडिया आ रहा है, उसको दिन भर फिरते रात के 10 बजे ले जाकर के उन्होंने उनको दिया। दिन भर पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी पर होता रहा और उसी को उसने दुनिया भर में दिखाया कि देखिए हम कितना सहिष्णु आदमी है। भारत की मीडिया भी मेरी तारीफ कर रही है कि हमने उनके पकड़े हुए जिंदा एयरफोर्स के पायलट को हम छोड़ रहे हैं। खूब पाकिस्तान ने उसका मजा लिया, जबकि वहाँ से 1 घंटे का रास्ता था। पाकिस्तान ने 8 बजे बोल दिया और 9 बजे रहे, 8 बजे आ रहे, मतलब एक पल की सूचना, मतलब पूरे 12 घंटे तक पाकिस्तान की जय जय हमारे चैनलों पर होती रही। आज चीन ने भी यही कहा। केपी ओली के पास 41 करोड़ रुपया लेने का घूस साबित हो चुका है। उनको पैसे लेने की चीनी मीडिया में लीक हुआ है। बैंक का नाम और खाता संख्या आ गया है, किस तरह से ट्रांजैक्शन है वो भी आ गया है। अब केपी ओली फंस गए थे तो क्या करें? उन्होंने अपने आका से बोला कि इस स्थिति में क्या किया जाए। उन्होंने बोला कुछ मत करिए, भारत में इस टाइम भगवान राम के भक्तों की सरकार है और जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। आप राम पर खिल जाइए, इसको भारतीय पचा नहीं पाएंगे और आपका वो 41 करोड़ वाली चर्चा ना तो नेपाल के टीवी पर चलेगा ना भारत के टीवी पर चलेगा। और वो उसी में एक संगूफा छोड़ा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम असली नेपाल में है, अयोध्या नकली है। जबकि अभी से कुछ महीना पहले जब जनकपुर और अयोध्या कॉरिडोर का उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री ने, वहाँ केपी ओली भी बैठे थे, वो उस तरफ से फीता काट रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री की आओ भगत कर रहे थे। उस वक्त तो उनको पता नहीं था कि नेपाल में वो भगवान राम जन्मे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है, वो तो किसी को भी पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड सत्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे। ये तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रमाणित हो गया है। लेकिन जिस तरह से भारत में कोई राजनीतिक मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कोई संगोफा छोड़ दिया जाता है, फिर समाचार वाले उसी पर लग जाते हैं। क्योंकि अभी आज की तारीख में कोरोना पर कोई चर्चा हो रही है, आप ओंकारनाथ जी टीवी देखते होंगे, कोरोना पर कहीं कोई बात हो रहा है नहीं। चीन अतिक्रमण पर बात हो रहा है, चीन की सेना कितना पीछे गिन, नहीं तो बीच में कोरोना का तो सबके सब कोरोना के डॉक्टर बैठाए रहते थे, सबके सबको ऐसा लगता था जैसे कोरोना के साइंटिस्ट हैं। कोरोना के बाद उनको सबके सब चीन के बॉर्डर पे ही थे, ये है जी सीमा, यहाँ से घुसी वहाँ से घुसी। उसके बाद दुबे का कांड हुआ, दुबे के पूरे खानदान का पुराना उसके शादी तक का वीडियो दिखा दिया चैनलों ने, अब सचिन पायलट को दिखा रहे हैं। तो हमारी मीडिया पौड़ अभी हुई नहीं है, पता ना कब सीखेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी मीडिया हमको नुकसान कर रही है, ये अब प्रमाणित हो चुका है। अब जिस मीडिया पर आया कि आप बिग बी ने नाश्ता किया, रात में हल्की नींद ली, स्वयं खड़ा होकर के पेशाब किया, अब ये अगर समाचार पर आ रहा है तो ऐसे समाचार को दूर से सलाम है। हम लोग सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाएं और सोशल मीडिया पर सोशल बात करें। सोशल मीडिया कुछ अनसोशल बात भी होती है, उस पर ना करें। अब आते हैं मेन मुद्दा राजस्थान पर। मित्रों, आपको याद होगा हरियाणा का, हरियाणा में हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और बंसी लाल जी राज, मतलब हरियाणा के बहुत बड़ी शख्सियत, मतलब हरियाणा के 3 लाल, बंसी देवी, बंसी भजन लाल वो कहा जाता था। वो 3 में से भजन लाल जी के बेटे थे चंद्रमोहन। चंद्रमोहन ये बिश्नोई का बड़ा भाई था और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के उम्र से बड़ा था और भूपेंद्र हुड्डा के लिए राजनीतिक कांटे की तरह से फंसा हुआ था, जिस तरह से अशोक गहलोत में पायलट फंसे हुए थे।
उन्होंने खूब बढ़िया से बड़ी चालाकी से चंद्रमोहन को चंद्रमोहनी के चक्कर में फांस दिया और वो चंद्रमोहनी का इतना मुद्दा उछला कि उनको अपने उप मुख्यमंत्री पद से और हरियाणा के राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। आज की तारीख में चंद्रमोहन कहाँ है किसी को पता नहीं है। वो चंद्रमोहनी का हत्या हो गया या वो मर गई वो अलग केस है, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ? हुड्डा का तो प्रतिनिधित्व खत्म हो गया। अब हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा एक छत्रराज है। हुड्डा की ये स्थिति है कि सोनिया गांधी के अति करीब होते हुए भी कुमारी शैलजा अपनी अध्यक्ष बनते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाई। जब सरकार बनने की बारी आई तो हुड्डा जी टांग लगा दिए कि मैं भाजपा में जा रहा हूँ, खबर प्रचारित करवा दिए कि मैं भाजपा की तरफ जा रहा हूँ। अब मजबूरी में कांग्रेस को बैकफुट पाना पड़ा, फिर वो हुड्डा को आगे करना पड़ा। जो 5 साल तक हरियाणा में मेहनत किया था अशोक तंवर, जिसने पूरी बढ़िया से पार्टी का बात रखा था, पूरे हरियाणा में घूम घूम करके हुड्डा से ज़्यादा मेहनत किया था, उसको इन चुनाव के पहले बदला गया। वो बेचारा अपने घर बैठ गया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा विरोध होने के बाद भी खट्टर अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे, किसी के समर्थन से ही सही। अगर उस वक्त अशोक तंवर अध्यक्ष बना रहता तो शायद परिणाम दूसरा होता। हुआ क्या कि दीपेंद्र हुड्डा की तो जीत हो गई, उनका प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस का हार हो गया। हरियाणा में कांग्रेस फिर सरकार बनाने से रह गई। अब आगे का क्या है किसने देखा है? भविष्य का हम तो ब्रह्मा के भाई नहीं है कि भविष्य जानते हैं। ये कांग्रेस समझ नहीं पाती है, उसको इस बात का इल्म है या जानना ही नहीं चाहती। मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी पट्टी में कांग्रेस, मेरा जो आकलन है, मेरा जो आशंका है कि कांग्रेस हिंदी पट्टी में चाहती ही नहीं कि कोई जनाधार मेरा बढ़े। क्योंकि सोनिया गांधी को याद है कि हिंदी पट्टी में से ही विश्वनाथ प्रताप पैदा हुए थे, हिंदी पट्टी में से ही और लोग थे जो राजीव गांधी जी के प्रतिनिधि के रूप में आए और राजीव गांधी के सरकार को स्थिर कर दिया। फिर से दोबारा कांग्रेस सरकार बना ही नहीं पाई। तो उनको लगा कि मेरे पति के साथ जो हुआ वो बेटे के साथ ना हो, इसलिए हिंदी पट्टी का कोई नेता बढ़े ही ना जो राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा हो। इसी वजह से वो लालू प्रसाद यादव की स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे तो वो बिहार नहीं पूरे छपरा जिला के सांसद थे और उससे ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता था। वो तो चंद्रशेखर जी की कृपा थी। चंद्रशेखर जी रामसुंदर दास को नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री बनना, इस वजह से लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनवा दिया। इधर मुलायम सिंह को बनवा दिया कि मेरे 2 लोग 2 क्षेत्रों पर मेरा राज रहेगा। कांग्रेस ने उनके साथ समझौता करके, उनके साथ सीटों की तालमेल करके लालू को छत्र बना दिया और अपने उनके छोटे भाई नहीं, मझोले भाई नहीं, कहीं किसी भाई की स्थिति में नहीं था। स्थिति ये हुआ कि कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद 2 सीट देते, 3 सीट देते हैं लोकसभा के लिए, 2 सीट पर लड़े, 3 सीट पर लड़ी है। इस बार जब कांग्रेस उनसे अलग होकर लड़ी तो 4 सीट जीत गई। मतलब ये स्थिति आ गई। इसलिए कांग्रेस अपने हिंदी पट्टी में अपनी स्थिति ही मजबूत करना नहीं चाहती, ऐसा मुझे लग रहा है। मैंने कल बोला था कि अभी जो एपिसोड हो रहा है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है या राहुल गांधी स्वयं अपने लोगों को टारगेट करके अलग कर रहे हैं। इसके पीछे मैंने तर्क दिया था कि जिस वक्त नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री बने थे, सोनिया गांधी के मनोकामना को पूरा नहीं कर पाए तो सोनिया गांधी उनसे नाराज हो गई और अपने खासम खासों को उनसे अलग होने के लिए कहा और तिवारी कांग्रेस बना। बाद में जब नरसिम्हा साहब का हटा, कांग्रेस हटी, सोनिया गांधी का पूरा वर्चस्व जब कांग्रेस में हुआ तो वही सब लोग जो कांग्रेस छोड़ के गए थे वो सबके सब पुरस्कृत किए गए। उन सबके सब लोगों को कांग्रेस में ऊंची स्थान दी गई, ऊंचा सम्मान दिया गया। मतलब वो सारा खेल सोनिया गांधी का था। तो क्या इतिहास अपने को दोहरा रहा है? राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी को ऐसा कुछ लग रहा है कि अभी मेरी कांग्रेस पर फुल वर्चस्व नहीं है तो मैं अपने ही लोगों को अलग करूं और जब मेरा वर्चस्व आएगा तो मैं इन लोगों को वापस बुला लूंगा। ऐसा कहने के पीछे मेरा तात्पर्य, मेरा तर्क, मेरा सोच ये है कि जो लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं ना, वो सबके सब राहुल गांधी के बुलाए हुए लोग हैं, राहुल गांधी के बनाए हुए लोग हैं, राहुल गांधी के ही लोग हैं। आप देखिए, सचिन पायलट राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी, अशोक तंवर राहुल गांधी, संजय निरुपम राहुल गांधी, मिलिंद देवड़ा राहुल गांधी, जितेंद्र प्रसाद राहुल गांधी, आरपीएन सिंह राहुल गांधी, ये सब के सब राहुल गांधी के लोग पार्टी में साइडलाइन किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कुछ लोगों की स्थिति दयनीय हो रही है। तो क्या इतिहास दोहरा रहा है? ये एक अपना प्रश्न है। इसका एक बानगी आज देखने को मिली।
कांग्रेस में आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्णय के विरुद्ध कोई आदमी पुनर्विचार याचिका दायर किया हो। कांग्रेस में पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए किसी को अधिकृत ही नहीं किया जाता है, कोई हैसियत में नहीं है। लेकिन आज जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया, बाकायदा सोनिया जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि सचिन पायलट न सिर्फ हमारे मित्र हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ बात करनी चाहिए और जो भी कोई मतभेद या मतांतर है उसको सॉल्व करना चाहिए और सचिन को वापस पार्टी में उसी आन बान और शान के साथ रखना चाहिए। इनके साथ और भी कुछ युवाओं ने, मिलिंद देवड़ा तो कल ही बोल चुके थे। कुछ लोगों के बोलने का असर आज ये हुआ कि सोनिया गांधी ने आज इन लोगों से, मतलब सचिन पायलट से बात किया, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लेकिन वो इन लोगों से, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, ये युवाओं से जो राहुल की टीम थी, उनसे बात किया। बात का परिणाम क्या हुआ ये पब्लिक डोमेन में नहीं, तो आपस में मोबाइल पर बात किया होंगे, वो अब डोमेन में नहीं है। लेकिन शुरुआत तो हुई ना कि कांग्रेस में कोई आवाज़ उठने लगा है। मेरी दुआ है कि कांग्रेस में आवाज़ उठे, कांग्रेस कार्य समिति की एक मीटिंग हो और 2 लोगों को बाहर निकाल दे, कांग्रेस पुनरुत्थान कर जाएगी। एक बड़ी बोल है, ये उचित नहीं है, लेकिन हाँ, अगर हम राहुल प्रियंका को सोच करके कांग्रेस के विषय में सोचें, गांधी के बाद कांग्रेस के विषय में सोचें, तो कांग्रेस वापस फिर अपने उसी उरूज को प्राप्त करेगी जो 1952 में थी, जो 1962 में, 67 में थी, 77 में थी, वही स्थिति आएगी। लेकिन क्या इतनी बड़ी निर्णय लेने के हैसियत में कांग्रेसी हैं? असल में उनका स्थिति, कांग्रेसियों की स्थिति क्या है? मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट देखा था, एक बड़ा ही मजबूत घोड़ा एक प्लास्टिक के कुर्सी पर, जिस पर हम लोग बैठे रहते, उस कुर्सी में उसको बांध दिया गया है और उसका मालिक चला गया। घोड़ा हट नहीं रहा है, उसको पता है कि मेरे को कुर्सी से बांध ही गई है, मतलब कुर्सी जमीन पर सटी भी नहीं, आराम से हिल जाएगा। इसलिए कि उसके दिमाग में गुलामी इतनी भरी गई है, वो गुलामी की प्रतीक था वो फोटो। तो कांग्रेसियों के दिमाग में ऐसी गुलामी भर दी गई है कि भाई आप कुछ नहीं है, जो कुछ है वो गांधी है, अगर आपके साथ गांधी नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मतलब बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपका बहुत सुंदर काया है, बहुत शरीर में माया है, लेकिन अगर उसमें प्राण नहीं है तो अमृत है, बेजान शरीर है, उसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसियों ने अपने लोगों को यही बात मन में भर दिया है कि अगर गांधी आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं है। उसका परिणाम भी, इतिहास पीछे में जाइए तो जब जब कांग्रेस नेतृत्व गांधी से अलग हुआ, कांग्रेस सीट हार गई। कुछ लोग तो ये कहते हैं, हम जैसे लोग, कि कांग्रेस नेतृत्व गांधी से अलग लगा तो गांधी के लोगों ने ही पार्टी को हरवा दिया ताकि जनमानस ये कहे कि भाई गांधी लाओ देश बचाओ, गांधी लाओ कांग्रेस बचाओ। क्या ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा है, क्योंकि जो आदमी पार्टी जितवा सकता है वो आदमी पार्टी को हरवा भी सकता है। ये ऐसा राजनीति में चलता है। तो इस परिस्थिति में आज की जो परिदृश्य है उसमें बेशक फौरी तौर पर लग रहा हो कि अशोक गहलोत जीत गए, लेकिन कांग्रेस हमेशा के हार गई, ऐसा मेरा आकलन है। बाकी बात तो कल पता चलेगा, क्योंकि कल ही शीन होगा कि वो मीटिंग में क्या होता है, फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट की मांग की जाती है या कुछ और होता है, ये तो कल पे होगा। लेकिन अगर अशोक गहलोत फ्लोर पर जीत जाते हैं तो 6 महीना तक उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, ऐसा कानून है। लेकिन विद इन ए ईयर, मतलब साल भर के अंदर वो परमानेंट चले जाएंगे, ये ज़रूर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पकी पकाए आम को बिना तोड़ने, बिना खाने से रह नहीं सकती। और केंद्र सरकार है, उसके पास बहुत सारे स्रोत हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए। तो वो शायद अशोक गहलोत अब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना कांग्रेस जीते ना अशोक गहलोत जीते, ऐसा सीन मुझे लग रहा है कि साल भर के अंदर अंदर होने वाला है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा, भाजपा की तरफ से जरूर आएगा, क्योंकि मांग शुरू हो गई है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में कानूनी पेच है। अविश्वास प्रस्ताव तब होगा जब कोई पार्टी रिजाइन करेगा, कोई विधायक रिजाइन करेगा सत्ताधारी पार्टी का। सत्ताधारी पार्टी का रिजाइन करके तब कहा जा सकता है कि आपके इतने विधायकों ने रिजाइन कर दिया है, अब आपकी सरकार अल्पमत में है, अब आपने साबित करिए। जिस तरह से कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में कांग्रेस ने, या मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने
माधवराज सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से उनके लोगों से इस्तीफा दिलवा दिया और कहा कि अब आपके विधायक की संख्या कम हो गई, सदस्य कम हो गए, अब आप बहुमत आइए। और बहुमत में वो कमलनाथ साबित करने से पहले ही अपना रिजाइन कर दिया। उनको पता था कि गिनती हमारे पक्ष में नहीं है और वापस इन लोगों को उपचुनाव के माध्यम से जितवा दिया गया। जो लोगों को जीत के प्रति संशय थे उनको मंत्री बना दिया गया ताकि अपने मतदाता के सामने मंत्री पद लेकर के जाए तो चुनाव प्रभावित हो और उसे जीते। हालांकि आदर्श आचार संहिता नहीं है, लेकिन आदर्श रही कहाँ गया राजनीति में। ऐसी स्थिति यहाँ पर होती प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि 200 की सदस्य संख्या में अगर मान लीजिए कि ये 15 लोग जो सचिन पायलट के साथ है, अगर 15 के 15 रिजाइन कर देते हैं तो सदस्य संख्या भी तो घट जाएगी और सदस्य संख्या घट जाएगी तो बहुमत भी घट जाएगा। तो फिर उसमें भी अशोक गहलोत का फायदा है। दूसरा क्या है कि क्या वो विधायक जो अभी 6-7 महीना पहले ही चुनाव जीत के आए हैं, क्या वो वापस रिजाइन करके दोबारा चुनाव में जाना चाहेंगे? इतना खर्चा वो करना चाहेंगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। लेकिन खर्चे की तो कोई लोड नहीं है, खर्चे की तो भारतीय जनता पार्टी साथ है तो वो खर्चा तो मेंटेन हो जाएगा, खर्चा मिल जाएगा, खर्चा तो सचिन पायलट भी कर देंगे। लेकिन फिर भी क्या वो पूर्व विधायक से पूर्व विधायक कहलाना चाहेंगे? क्योंकि क्या गारंटी है कि वो जीत के ही आ जाएंगे। विधायकों के मन में आशंका है, इसलिए रिजाइन वाली बात मुझे थोड़ा सा लग रहा है। और अगर रिजाइन नहीं होगा तो फिर फ्लोर में टेस्ट किस बात का होगा? कहाँ सदस्य संख्या घटी हुई है? कांग्रेस से सचिन पायलट हटे ही नहीं है, निलंबर पे है, तो वो कांग्रेस की तकनीकी रूप में सदस्य हैं। अब आ जाता है गवर्नर के ऊपर मामला। अब कालराज मिश्र भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आरएसएस के सदस्य हैं, तो अब वो क्या निर्णय लेते हैं गवर्नरों का आज कोई कहा नहीं जा सकता। इस बीच श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह जी स्वयं भी बिहार राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, बिहार के बबुरा गाँव का रहने वाले हैं और VIP पार्टी के स्वर्ण चेहरा है। ये एक कोई शाहनी का पार्टी है और हमेशा से भगवान राम का ख्यावनहार मलाहे रहा है, तो हो सकता है भगवान राम के इस क्षत्रिय पुत्र का वो माला ख्यावनहार हो, इनकी राजनीति की नया पार लगा दे। वो वीरेंद्र बहादुर जी बबुरा से कुछ कहना चाहता, मैं उनकी बात पढ़ देता हूँ। पहले तो उन्होंने कहा कि आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। वीरेंद्र बाबू, आप क्षमा की करें, आप क्रांतिकारी आदमी हैं, आपको क्षमा की क्या है? आप जनता का कोई काम कर रहे होंगे, आप फ्रिज में थोड़े घूम रहे होंगे, तो जनता का काम इस काम से ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए क्षमा की आवश्यकता नहीं है। आपको नमस्कार। आपने लिखा है कि कोरोना बीमारी जाए या न जाए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जरूर चली जाएगी। सचिन पायलट में इसका वैक्सीन देखिए, सचिन पायलट ने वैक्सीन बना लिया या न बना लिया, बच्चा बाबू, मैंने शुरू में कहा था कि जो मेरे हेडिंग भी है कि फौरी तौर पर अशोक गहलोत जीतते हुए प्रतीत जरूर हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा के लिए हारती हुई प्रतीत हो रही है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, चूँकि आप नहीं थे, 1 मिनट के लिए आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी के, राजशेखर रेड्डी के देहांत के बाद वो कहे कि हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये लोग नहीं माने, क्योंकि वो राहुल गांधी की उम्र के थे, तो उनको इस बात का खतरा था। लेकिन स्थिति ये हुई कि जगनमोहन रेड्डी अपने बल पर आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाया और दक्षिण भारत से कांग्रेस का साफाया कर दिया, क्योंकि कुछ कर्नाटक में रह गए थे, कर्नाटक में विधायकों के दल बदल से हो गई। कांग्रेस में आजकल एक बहुत बड़ा एक नया समस्या आया हुआ है, ये जरा हंसने के लिए नहीं, बड़ा सीरियस है। पहले कांग्रेसी कहते थे कि कांग्रेसी, सपा, बसपा, सब लोग कहते थे कि EVM हैक है, ये बटन तो हम कांग्रेस की दबाते हैं, वोट भाजपा की तरफ चला जा रहा है। अब स्थिति आई है कि EVM में वोट तो कांग्रेस को ही जा रहा है, जीत कांग्रेस का विधायक रहा है, लेकिन विधायक जीतने के बाद वो भाजपा की तरफ चला जा रहा है। राजस्थान में देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक जीते, EVM का दोष नहीं है, वो 6 के 6 विधायक जीतने के बाद कांग्रेस में चले गए। तो अब EVM हैक ही एक समस्या नहीं है, उसके बाद भी समस्या है कि EVM के अलावा आपका जीता विधायक विधानसभा के अंदर पार्टी चेंज कर रहा है। अब इस समस्या का कौन सा समाधान? इस समस्या की समाधान तो आपको ही सोचना है। तो कई तरह की नई बीमारी राजनीति में उभरी है और इसका उपाय भी राजनीतिक दलों को ही सोचना पड़ेगा। और इसका पहला उपाय यह है कि कुछ दीन ईमान की जागृति किया जाए, और राजनीति में दीन ईमान का बहुत अभाव है, दीन ईमान दिखता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, आज का चर्चा यही था कि राजस्थान में फौरी तौर पर बेशक अशोक गहलोत जीतते हों, लेकिन कांग्रेस हार गई है। इस बीच गिरधर सिंह जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। गिरधर सिंह जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इमरजेंसी क्यों लगाया था।
वो इस समय तो नहीं है, लेकिन गिरिधर सिंह जी आपने पूछ दिया तो मैं हिट एंड रन नहीं करता, मैं किसी भी प्रश्न पर भागता नहीं हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है। लेकिन ये यहाँ पर मामला नहीं बनता था, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाया था कि कांग्रेस में आदरणीय इंदिरा गांधी जी का चुनाव डिस्क्वालीफाई हो गया था। शेरे पूर्वांचल सिन्हा साहब ने उनको 6 साल के लिए किसी भी चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था। अब इंदिरा गांधी 6 साल तक घर में बैठी रहती, नेहरू परिवार खाली बैठने के लिए राजनीति में नहीं होता, वो यहाँ पर सत्ता में आने के लिए होता है, प्रधानमंत्री बनने के लिए बैठता है। फिर उन्होंने कहा कि अब ऑप्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या उसके ऊपर जाएं, क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि और कुछ करें ना करें, हम इमरजेंसी लगा देते हैं और इमरजेंसी में सारी लोकतांत्रिक मूल्यों का हमारे हाथ में नियंत्रण आ जाएगा, उसके बाद जो में मर्जी होगा वो करेंगे। वो इमरजेंसी ना तो कोई संविधान खतरे में था, ना कोई और चीज़ खतरे में था, इंदिरा गांधी का चुनाव खतरे में पड़ गया था। इसी वजह से इंदिरा जी अपनी राजनीति को बनाए रखने के लिए, प्रधानमंत्री की सीट पर काबिज रहने के लिए इमरजेंसी लगाया था। ये जग जाहिर है, इसमें कहीं कोई मतलब कुछ है ही नहीं है। लेकिन आपने शायद यहाँ पर कांग्रेस के इतिहास में एक और मणि जोड़ने के लिए कहा होगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको ये बात पता होगी। लेकिन आपने पूछा और मैंने बताया, सच्चाई यही थी कि इंदिरा जी के उसके चुनाव खतरे में पड़ गया था। 6 साल के लिए वो चुनाव लड़ने से वार कर दी गई थी, इस वजह से उन्होंने लगाया था। खैर, कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे को देखने के बाद मैं तो दुखी मन से यही कहूँगा कि देश में मजबूत कांग्रेस बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मजबूत कांग्रेस नहीं होगी तो मजबूर मोदी नहीं होंगे, और अगर मोदी मजबूर नहीं हुए तो 130-35 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को बिना मजबूरी में चलाया नहीं जा सकता। क्योंकि किसी को भी अगर लगेगा कि हमारे ऊपर कोई, हमारा मैदान बिल्कुल खाली है, हमारे आगे कोई नहीं है, तो वो आताताई हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। और इस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा तभी होगी जब हमारा हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी दबाव में हो, अपोजिशन के दबाव में हो, जनता के दबाव में हो, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में हो, संवैधानिक संस्थाओं के दबाव में हो, तभी वो देश को बढ़िया से चला पाएगा। और अगर नरेंद्र मोदी को तलवार के धार पर नहीं रखा गया तो वो देश को तलवार के धार पर रख देंगे, ऐसी आशंका है। नरेंद्र मोदी को ये हमेशा डर सताए रहना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो कांग्रेस दल बल के साथ आ जाएगी। तभी जा कर के कांग्रेस का भी मान है और भारतीय जनता पार्टी की भी मान है और इस देश का शान है। क्योंकि अगर कांग्रेस कमजोर हुई तो ये देश कमजोर होगा। आज जो कांग्रेस ने कहा ना कि देश खतरे में, देश उस खतरा नहीं है, चूंकि एक मजबूत विपक्ष चाहिए जिसका देश भर में मान हो। तो कांग्रेस के अलावा ऐसी कोई विपक्षी पार्टी नहीं है जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सदस्य संख्या है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसका आसाम से कच्छ तक और कांग्रेस कश्मीर से कन्याकुमारी तक 2, 4, 5, 10 आदमी उनका जानने वाला है और उनका फॉलोअर है। कभी ना कभी चुनावी माध्यम से जीत करके आया है, विधानसभा में, लोकसभा में, पूरे देश के हर चौहदी से। दूसरा और कोई नहीं है जो पूरे देश से जीत के आया हो। इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। कांग्रेस बेशक सरकार न बनावे, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाते हुई प्रतीत जरूर होनी चाहिए, तभी जाकर के इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होगी और नरेंद्र मोदी ठीक से काम कर पाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी को ठीक से काम करने के लिए उनके सामने ठीक ठाक विपक्ष हो, और आज के तारीख में वो कांग्रेस ही है। इसलिए कांग्रेस का हारना अफसोस का बात होगा। अशोक गहलोत जाए रहे, जीते हारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी देश नहीं होता और एक आदमी पार्टी नहीं होती। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत अपनी निजी हित के लिए कांग्रेस को बलि दे दिए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये इतिहास हरियाणा में भी है, ये इतिहास आंध्र प्रदेश में भी है, ये इतिहास कर्नाटक में भी है। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि कांग्रेस पहले हो, सबसे पहले देश हो, राजनीतिक पार्टी में पार्टी पहले हो। व्यक्ति आएगा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे तब भी देश था, पार्टी थी। इंदिरा जी थी तभी देश था, पार्टी था। मोरारजी भाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, चंद्रशेखर जी थे, विश्वनाथ प्रताप जी थे। मतलब कई लोग रहे और चले गए अपने अपने हिस्से का काम करके, लेकिन पार्टी रही, देश रही। अटल जी ने संसद में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बदलेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अस्थिर रहना चाहिए। वही मेरा कहना है कि पार्टी अस्थिर होनी चाहिए, कांग्रेस मजबूत होना चाहिए। अशोक गहलोत जैसे लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अशोक गहलोत हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस हो और देश हो, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सोनिया गांधी को सोचना पड़ेगा, राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो वीडियो बंद करने से पहले एक ही बात करूंगा कि सोनिया जी को ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है,
या अशोक गहलोत और कमलनाथ जरूरी है। कमलनाथ के प्रति झुकाव ने मध्य प्रदेश में शासन हाथ से निकाल दिया। अब अशोक गहलोत के प्रति झुकाव एकमात्र राज्य कांग्रेस का राजस्थान भी हाथ से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिर सोनिया गांधी को अपने निर्णय पर विचार करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, सोनिया जी को एक और सोचना पड़ेगा। सोनिया जी ये जरूर सोचें कि प्रियंका और राहुल में से किसको कौन सी भूमिका दी जाए, क्योंकि दोनों लोगों की भूमिका डिफाइन नहीं हुई है और ये टसल मुझे लग रहा है कि उन दो भाई बहन की है, ये अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नहीं है। जब तक ये बात स्पष्ट नहीं होगा तब तक मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बढ़ होगी। इस बीच सदाकत अनवर भाईजान को नमस्कार बोल रहा हूँ। भाई साहब, सदाकत भाई, आपके बिहार में तो लॉकडाउन बढ़ गया है, कोरोना वहाँ से ख़त्म हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। आप भी दुआ करिएगा कि ईश्वर अल्लाह मिल करके कोरोना को ख़त्म करे और देशवासियों पर रहम करे। आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ पढ़ूँ। आपने लिखा है कि सत्ता का दिशाहीन होना और विपक्ष का भ्रमित होना दोनों घातक है। राष्ट्र सदाकत भाई, मैंने यही कहा था कि अगर कांग्रेस मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो मोदी आताताई हो जाएंगे। आप मेरे को बहुत पहले से सुन रहे हैं। मोदी का बढ़िया से काम करने के लिए कांग्रेस का बढ़िया से मजबूती के उनके सामने खड़ा होना बड़ा जरूरी है। कांग्रेस बेशक सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में प्रतीत जरूर होने लगे। मोदी को हर बार ये डर सताए कि यार अगर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी दल बल के साथ 7 रेस कोर्स पर धावा बोल देंगे, क्योंकि उनके साथ जनबल है, धनबल है। अगर उनको लगेगा कि राहुल गांधी तो फिर ये देश के लिए घातक है। इसलिए देश के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी ऐसी मुझे इस टाइम में प्रतीत नहीं हो रही है जिसका समस्त देशवासी में नागरिकता हो, सदस्य संख्या हो और जिसका कोई ना कोई संसद सदस्य विधायक कभी ना कभी वर्तमान या पूर्व में कांग्रेस से न रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हम सब दुआ करें कि कांग्रेस मजबूत हो और नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत सार्थक विपक्ष के रूप में खड़ा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करते हैं कि वैश्विक बीमारी कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा और देश के राजनीतिक दलों में सामंजस्य बनेगा और पार्टी पहले और व्यक्ति पीछे रहेगा, तभी जाकर के देश का विकास होता है। वरना जो राजनीति के हद से आप देख रहे हैं वो देख करके मन कुप्त होता है। मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।